बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नियाज़ अली हाज़िर हूँ एडुफिल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे साइकाट्रिक इश्यूज़। साइकाट्रिक इश्यूज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम साइकोलॉजी को समझें। साइकोलॉजी को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया है। किसी ने इसको बिहेवियर का नाम दिया है, किसी ने इसको माइंड स्टडी का नाम दिया है, किसी ने स्टडी ऑफ सोल यानी रूह की जो स्टडी है उसका नाम दिया है। लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ये मेरा धड़ है, ये मेरी टांगे हैं। तो अगर ये सारे पार्ट्स मेरी हैं तो ये पार्ट्स जिसकी है, जिसको मैं कहता हूँ मेरा, तो वो शख्स कहाँ है जो जिसकी ये सब कुछ है। मेरा हाथ, मेरा दूसरा हाथ, मेरा सर, मेरा धड़, तो वो असल में मैं हूँ कहाँ। असल में हर फिज़िकल बॉडी के पीछे हम बिलीवर्स जो है ना, मुसलमान, हम उसको रूह कहते हैं और साइंटिस्ट उसको माइंड कहते हैं कि उसमें ये जो माइंड है असल में वही चीज़ है जो सबके मतलब वो सुपरलेटिव है, सबके ऊपर है। ये जो जिस्मानी अज़ा हैं और इसको डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। तो इसमें जब डिसऑर्डर आ जाती है तो साइकाट्रिक इश्यूज़ पैदा होते हैं। साइकाट्रिक इश्यूज़ को हम दो अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स, एक नंबर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स जिस तरह आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, एंड नंबर 2 बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स और माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स। तो मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स जब इंसान को दरपेश होते हैं तो ज़रूरी है कि वो किसी साइकाट्रिस्ट से अपनी इलाज कराएं और इलाज कराने में कोई भी आर महसूस ना करे। जिस तरह कि हमारे जिस्मानी अज़ा में कोई फ़र्क आ जाए, कोई बीमारी आ जाए और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूरी है कि हम मिसाल के तौर पर अगर हमें साइकाट्री के हवाले से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो हमें डॉक्टर के पास जाने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जिसको मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, अगर ये हमारे दरमियान पैदा हों तो हमें चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं। तो मेजर मज़ीद दो किस्मों में तकसीम होता है, जिसको हम कहते हैं थॉट एबनॉर्मलिटीज़ और दूसरे को कहते हैं मूड एबनॉर्मलिटीज़। थॉट एबनॉर्मलिटीज़ को शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। असल में ये ऐसी हालत है कि ये किसी मरीज़ के साथ शुरू हो जाए तो हम या तो कहते हैं कि या खुदा न खास्ता ये तो बिल्कुल पागल है, या उसकी नीयत पे हम शक करते हैं, या हम उसको ड्रामेबाज भी कहते हैं। लेकिन ये असल में है एक बीमारी। शिज़ोफ्रेनिया यही है कि कोई दावा करे कि मैंने जन्नत दे के मैंने वही ताकतें दी कि जो आमतौर पर नज़र नहीं आती। कभी कहता है मैं इमाम मेहदी हूँ और मेरा नुज़ूल हुआ है, और कभी कहता है खुदा न खास्ता कि मैं पैगंबर हूँ। तो इस तरह के दावे करने वाला जो होता है वो असल में शिज़ोफ्रेनिया का वो मरीज़ होता है और उसे इस तरह के ख़यालात नज़र आते हैं। अक्सर रमज़ान का चाँद, ईद का चाँद भी अक्सर इस तरह के शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हम वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि इस तरह के मरीज़ों को जो चीज़ होती नहीं है वो भी नज़र आती है। वो समझता है कि मुझे नज़र आ रही है, असल में होता इस तरह नहीं है कि उसको नज़र आए, लेकिन वो समझता है कि मुझे नज़र आ रही है। असल में वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है। तो मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स का जो पहला किस्म है वो शिज़ोफ्रेनिया यानी थॉट ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ है। दूसरा किस्म जो है वो मूड एबनॉर्मलिटीज़ है। मूड एबनॉर्मलिटीज़ में डिप्रेसिव साइकोसिस
जिसको कहते हैं, या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। डिप्रेसिव साइकोसिस असल में डिप्रेशन से पैदा होते हैं। डिप्रेसिव साइकोसिस में अमूमन मरीज़ को जो है ना वो नींद नहीं आती और वो बिला वजह दुखी रहता है और अपने बारे में वो केयरलेस बहुत ज़्यादा होता है और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा जो है ना उसका चेंज होता है। उसी चेंज की वजह से वो डिप्रेसिव मूड से एग्रेसिव मूड में आ जाता है इन बीमारी की वजह से। तो एग्रेसिव मूड में फिर वो तोड़ फोड़ भी करता है, गुस्सा भी करता है, चीखें भी निकालता है, आवाज़ें निकालता है, हर एक पे गुस्सा करता है। तो असल में ये तो एग्रेसिव मूड उसका नज़र आता है, लेकिन बेस में ये उसका डिप्रेसिव साइकोसिस उनको होते हैं। और जिस तरह ये डिप्रेसिव साइकोसिस मतलब एग्रेसिव साइकोसिस में तब्दील होते हैं, तो फिर इसको हम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस वही हैं जिनमें डिप्रेशन अपोजिट साइड पे जाके एग्रेशन में तब्दील हो जाता है और आम तौर पर लोग अमूमी अपनी ज़बान में इसको पागलपन कहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अमूमन हमारी लैंग्वेज में यही उनके लिए फिर इस्तेमाल होता है। तो ये जो मेजर 2 टाइप्स हैं जिसको हम थॉट एबनॉर्मलिटीज़ और मूड एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं, तो इन दोनों हालत में जितना जल्द हो सके तो मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, यानी साइकाट्रिक के पास। दूसरा किस्म जो है साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स का, वो है माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स। माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स में एक एंजाइटी है, दूसरा डिप्रेशन है और तीसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सबसे पहले समझना होगा कि एंजाइटी क्या है। डिप्रेशन का लफ्ज़ भी पहले आया और एंजाइटी का लफ्ज़ भी यहाँ आया। तो इसके बाद फिर सेकंड किस्म जो है, जो मैंने बयान किया है, वो है डिप्रेशन, उसमें पढ़ेंगे। एंजाइटी असल में जिस मरीज़ को होती है, तो इसकी मेन वजह जो बताई गई है वो ये है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और उसी की वजह से उसको एंजाइटी होती है। मिसाल के तौर पे वो सोचता है, कोई स्टूडेंट हो तो अगर मैं इम्तिहान दे दूं और फेल हो जाऊं, मेरे 2 पेपर आ जाए, अगर मुझे ये नौकरी, मैं इंटरव्यू दूं, नौकरी ना मिल जाए, अगर मैं डॉक्टर ना बन जाऊं, तो अगर मेरी शादी ना हो जाए, तो फिर इस तरह के मुस्तकबिल के साथ जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उसके जहन में आते रहते हैं और इनको एंजाइटी का मरीज़ बनाता रहता है। तो मुस्तकबिल के बारे में उसको ज़्यादा फ़िक्र रहती है। उसको ये मुस्तकबिल जो है ना वो बिल्कुल एक चट्टान की तरह नज़र आता है जिसके साथ वो अपना सर टकराता है और एंजाइटी इनकी बढ़ती रहती है। असल में मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ कि माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मैंने 3 बयान किए हैं, एक एंजाइटी, दूसरा डिप्रेशन और तीसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये तीनों आम इंसान में होते हैं, हर एक इंसान में ये होते हैं। लेकिन जब ये अपने हद से बढ़ जाएं तो फिर ये एक मर्ज़ बन जाता है और इसका जो है ना ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, साइकाट्रिक के पास फिर जाना पड़ता है। तो नॉर्मली ये हर इंसान में ये तीनों किस्म के चीज़ होते हैं, जो माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं, ये नॉर्मल इंसान में भी होते हैं। दूसरा होता है डिप्रेशन अगेंस्ट एंजाइटी। इसके खिलाफ डिप्रेशन जो है ये माजी के सोच में पड़ जाने का, उसमें माजी में स्टक होने का नाम है। मिसाल के तौर पे इसमें जो मरीज़ होता है, मरीज़ में कह दूँ, या इसका जो अफेक्टेड पर्सन होता है, वो यही सोचता है कि माजी में अगर मेरे साथ ये ना होता तो इस तरह बुरा मेरे साथ ना होता। पश्तो में कहते हैं कतले नवे नो मड़ बनवे, बार बार दा सोच को कतले नवे नो मड़ बनवे। और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ गुज़र गई है तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई गलत सानहा भी हो गया है, कोई डेथ किसी की हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई लॉस हो गया है, तो उसको अपने अंदर इतना ताकत पैदा करे कि आप उसको भूलने की जो है ना पूरी कोशिश करें और उसको भूल जाएं। तो माजी के साथ स्टक होना कि मेरा इतना नुकसान हो गया था,
मुझे मतलब ये उस वक्त अगर मेरा पेपर फेल नहीं होता तो वो सीट मुझे मिल जाता, इस तरह उस तरह। तो इस तरह की सोच में पड़ जाने के जो माजी के साथ है उसमें स्टक रहना जो है वो डिप्रेशन कहलाता है। और ये मरीज़ जो डिप्रेशन का मरीज़ हो, ये माजी में इतना स्टक हो जाता है कि वो अपना फ्यूचर भूल जाता है। तो फ्यूचर माजी तो है ही ना बदलने वाली चीज़, माजी को तो कोई बदल नहीं सकता, फ्यूचर को तो बदल सकता है, लेकिन ये माजी में इतना एंगेज रहता है कि इसका फ्यूचर भी ये वो ख़राब हो जाता है और वो बदलने की उसमें फिर ताकत नहीं होती। तो डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो अपने लिए एंजाइटी का मर्ज़ भी खुद अपने हाथों बुला देता है। तीसरा जो किस्म है माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स का, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये तीनों अक़साम नॉर्मल इंसान में होते हैं, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो इलाज की ज़रूरत है। तो तीसरा किस्म है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मज़ीद बहुत सी किस्में हैं, लेकिन मैं अहम 4 अक़साम जो है ना उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी तफसील बता दूँ। इसमें हिस्टेरिया सबसे पहले है। हिस्टेरिया ये है कि अक्सर आपने अगर नोट किया हो तो ये बीमारी बच्चों में और बड़ों दोनों में हो सकती है, और वो ये है कि वो एक कंडीशन से फ़िज़िकल कंडीशन बना के वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को हम कहें कि सुबह उठ जाओ और स्कूल जाओ, तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कहता है मेरे पेट में दर्द है और वो रोना शुरू कर देता है। तो किसी गेन के लिए अपने फ़िज़िकल मतलब शक्ल को तब्दील करना या कोई पेन महसूस करना, इसको हिस्टेरिया कहते हैं। तो हिस्टेरिया बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक शख्स होगा, मामूली सी उसकी उंगली अगर ज़ख्मी हो जाए तो बहुत सारा वो कराहता है और वो इस तरह शो करता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में है। असल में वो हमारी जो है ना वो अटेंशन चाहता है। तो हिस्टेरिया में कोई फ़िज़िकल गेन के लिए अपने आप को तब्दील करना और झूठी किस्म के वो दावे करना कि मुझे ये फ़लाँ जगह तकलीफ़ है या दर्द है, तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इसको हम हिस्टेरिया कहते हैं। और हिस्टेरिया नॉर्मली हर इंसान में होती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर ये हद से बढ़ जाए तो फिर इसका इलाज ज़रूरी है। 2 नंबर जो है इसमें ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन वो चीज़ है, आपने अक्सर नोट किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि शक के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और हम कहते हैं ना शक का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज साइकाट्रिक के पास इसका इलाज है। शक भी ऑब्सेशन है, उसका नाम ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स वज़ू करेगा और वज़ू करने के बाद वो मतलब वॉशरूम से निकलने के बाद वो दोबारा कहे शायद मैंने ये बायां पाँव जो है सही तरीके से नहीं धोया, तो जाके दोबारा वो वज़ू कर लेता है। अक्सर नमाज के दौरान सलाम फेरता है कि शायद मैंने नियत गलत पढ़ी है, मैंने तो फ़र्ज़ की नियत पढ़ी थी और मैं सुन्नत कर रहा हूँ। तो इसी तरह के हरकत में वो मुब्तला होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कुंडी लगा के या ताला लगा के, मैंने एक शख्स को देखा था कि मैं दूर से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसने दुकान पे ताला लगाया। ताला लगाने के बाद खूब 2-3 बार इस तरह चेक किया कि ये सही तरीके से बंद हुआ है, फिर वो जाके आगे थोड़ा सा दोबारा रिटर्न हो गया, फिर ताले पे इस तरह ज़ोर लगाया कि ये बंद है, फिर गया, और तकरीबन 3 दफ़ा मैंने नोट किया कि वो वापस आके ताले को चेक कर रहा था कि मैंने सही लगाया है कि नहीं। तो इस किस्म के चीज़ को हम ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन जो है ना वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो है ना एक किस्म है। इस तरह तीसरा किस्म जो है वो पैरानॉइड है। पैरानॉइड, इसके बारे में मरीज़ या जो अफेक्टेड पर्सन है उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सोच आ जाते हैं कि ये सारे लोग जो है ना ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये कोई भी मुझे ना नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी वक्त। हर एक शख्स पे, हर एक पर्सन पे, चाहे उसके साथ मुखलिस हो या मुखलिस ना हो, इस तमीज़ के बग़ैर वो हर एक से मतलब वो नफ़रत करता है दिल ही दिल में, और उस पर शक करता है और उसको इस निगाह से देखता है कि ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसको पैरानॉइड पर्सनालिटी कहते हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक अहम किस्म है।
और चौथी किस्म एडिक्शन है। एडिक्शन आपने सुना होगा कि ये बहुत सारे लोग जो है ना नशे के आदी होते हैं, एडिक्टेड होते हैं। तो नशा तो एक तरफ, बाज़ औक़ात हम बुरे आदत के भी एडिक्ट हो जाते हैं, जिस तरह बिस्तर से लेट उठना या नमाज न पढ़ना, गलत किस्म के एडिक्शन हमें हो जाते हैं। और ये अक्सर उसी वक्त होते हैं जब हमें कोई सहूलत मैसर आ जाए। तो एडिक्शन तो तमाम इंसानों में होता है, लेकिन एडिक्शन अगर हद से बढ़ जाए और एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार करे तो इसका इलाज करना ज़रूरी होता है। अगर किसी को मौका मिल जाए, मतलब नशा करने का, सिगरेट पीने का, मतलब गलत काम करने का, और वो उससे फ़ायदा उठाए, वो गलत काम करे, नशा करे और इसका एडिक्ट हो जाए, तो मौका पाने की सूरत में ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। तो ये एडिक्शन भी एक बीमारी है। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसका इलाज किस तरह होता है, ये हम आखिर में पढ़ेंगे कि हाउ टू मैनेज दीज पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह। दूसरा जो किस्म है वो है जो हमने पढ़ा था ना, साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स और बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो साइकाट्रिक में तो दो किस्म के थे, माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स, मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम। माइनर में जो थे वो शिज़ोफ्रेनिया और ये डिप्रेसिव साइकोसिस या मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये इस किस्म के दो इसकी ब्रांच थी। और माइनर में जो था उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन। अच्छा, एक बात याद आ गई कि एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और करते हैं, इसी वजह से उसकी वेट भी बढ़ती है, पेट भी बढ़ती है। और जो एंजाइटी के मरीज़ होते हैं ये खाना नहीं खाते, ये सो नहीं सकते, करवटें बदलता है इस तरफ उस तरफ, लेकिन उसको सोना और नींद जो है ना वो नहीं आती, और जब नींद आ जाए तो फिर उठ नहीं सकता। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं और उनको मतलब नींद भी आ रही होती है, लेकिन मसला ये होता है कि ये सो जाए तो किसी भी आहट से ये इसकी आंख खुल जाए तो दोबारा ये फिर सोने के काबिल नहीं रहता, दोबारा सो नहीं सकता। तो दोनों में फ़र्क ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में। इसके बाद हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इसमें क्या शामिल है। इसमें लाइफ पैटर्न शामिल है कि हमारी ज़िंदगी के आदत और अतवार कैसे हैं, किस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। तो सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ADHD इसको कहते हैं। ये है कि इसमें कोई शख्स जो है ना वो किसी बात पे अटेंशन नहीं दे सकता। क्लास में आप अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उसमें तो डाइवर्सिटी भी होती है, मेंटल डाइवर्सिटी भी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे चाहते हुए भी आपका लेक्चर नहीं समझ सकते। उसको जो है ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, और इसकी वजह से वो तवज्जो नहीं दे सकता, वो अपने ख़्याल को एक जगह पर टिक के ना वो उसका फ़ायदा उठा के वो नहीं कर सकता, वो उसके ख़्यालात इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह के जो है ना एडिक्ट पर्सन जो मरीज़ होता है उसको ADHD होती है, और इसका लाइफ पैटर्न इस तरह बना होता है कि वो तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकता। तो इसका भी इलाज है और हम प्रैक्टिस के ज़रिए भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह इसको कंट्रोल करना है। कंडक्ट डिसऑर्डर नाउअडेज इज़ अ बिग इशू। बहुत से वालिदैन या स्कूल के टीचर्स नोट कर चुके हैं कि उनके बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर करते हैं, मतलब मिसबिहेव करते हैं, बात नहीं मानते, और उसका जो है ना कंडक्ट जिसको हम अखलाक कहते हैं वो अच्छे नहीं होते, हर एक जुमले का, हर एक सवाल का वोल्टा जवाब देते हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर ये भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, और कुछ आदत की वजह से जो है ना वो इस तरह हो जाता है। अच्छा, इधर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि
बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना, अभी मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो इसी वजह से कर रहा हूँ कि जिन लोगों में ये मतलब ये मसाइल हैं तो उनका इलाज ज़रूरी है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि बाज़ औक़ात बच्चों की या एडिक्ट पर्सनस की या जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी बजाय उनके वालिदैन वो साइकाट्रिक के पास जाना चाहिए कि वो सीख ले कि पेरेंटल क्वालिटीज़ क्या होते हैं और बहैसियत वालिदैन वो किस तरह बच्चों को मतलब डील करेंगे। तो वालिदैन का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात उनकी कमी की वजह से वो सारा कुछ जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों में। एक वालिद से मैंने सुना कि मेरा बच्चा जो है ना घर में गालियाँ देता है। तो मैंने इसको एक केस स्टडी बना के बहुत शौक़ से इनको स्टडी करना शुरू कर दिया कि क्यों देता है। तो आखिर में इस नतीजे पे पहुंच गया कि मुझे पता चला कि असल में ये बच्चा जो है ये गालियों का आदी किस तरह बना। ये असल में ख़ुद गाली नहीं देता था, बल्कि जब पता चला हम रिज़ल्ट पे पहुंचे तो उनके वालिद की जो ये आदत थी कि घर आते ही वो कभी इसकी माँ को, कभी उनको, कभी उनकी बहनों को वो गालियाँ देता था। तो वही आदत जो है ना वो उनके बच्चों में पड़ी थी। तो आखिर में मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि मुझे बस इस केस हिस्ट्री से, केस स्टडी से पता चला है कि आप घर में गालियाँ देते हैं। तो उन्होंने कहा बेशक मैं इस तरह करता हूँ। मैंने कहा अगर आप बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ठीक होना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ये आदत छोड़नी होगी। और जो ही उसने वो आदत छोड़ी तो उनके बच्चों में भी वो तब्दीली आना शुरू हो गई और उन्हें गाली देना छोड़ दी। तो बाज़ औक़ात हम बच्चों की बजाय उनके वालिदैन को अगर इन्वॉल्व करें और उनकी कंडक्ट को ठीक करें तो बच्चों की जो है ना वो आदत ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पर है अपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर। इसमें जो अफेक्टेड होता है, जो मरीज़ होता है, मिसाल के तौर पे जिस पे असर होता है, वो किसी भी कानून को, कायदे को, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, रूल्स, रेगुलेशन इसको नहीं मानता। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह अक्सर होता है कि अगर आप यहाँ लिख के कि यहाँ बातें करना मना है तो कसरन मदन वो आके वो उधर वो शोर मचाएगा। यहाँ कागज़ फेंकना मना है तो वही। और ख़ुसूसन मैं सॉरी टू से लेकिन हम पाकिस्तानियों तकरीबन मैं तो समझता हूँ कि मोर देन 90% लोगों को ये अपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर की जो है ना बीमारी है। दीवार पे लिखा होता है पेशाब करना मना है तो वहीं पे वो कर लेते हैं। लिखा होता है यहाँ खड़ी करना मना है तो वहीं पे पार्किंग होती है। यानी इसमें जो मरीज़ मुब्तला होता है वो हमेशा कानून की खिलाफ वर्जी करता है और किसी की जो कानूनी पोजीशन है उसको मानने से इनकार करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रैफिक वाला रुकवाए और उनसे कह दे कि आपने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की है, मैं आपको पर्चा दे देता हूँ, आपको जुर्माना करता हूँ, तो उसके साथ वो लच पड़ता है, उसकी हैसियत को मानता ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह मेरे जहन में है तो हम पाकिस्तानियों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। चौथा किस्म और आखिरी किस्म जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बाईपोलर डिसऑर्डर यानी BD, बाईपोलर डिसऑर्डर। इसमें अफेक्टेड पर्सन के साथ एक इशू होता है कि मिसाल के तौर पे हमने नोट किया होगा अपने भी कि कोई शख्स है, बहुत मूड में है, हंसता भी है और अचानक ही उसका मूड तब्दील हो के वो ना इस तरह लगता है कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी कुछ है, कोई गम फिक्र इसके जहन में आ गई है, अचानक वो तब्दील हो जाता है। यानी ज़्यादा खुशी, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा शोमेंट करना, उससे अचानक ही वो खामोश बन जाता है, वो गमगीन बन जाता है। तो इस तरह के हमने देखा हो कि या तो वो ज़्यादा खुशी के मतलब नुक्ते पे होता है या ज़्यादा गम के पे नुक्ते पे, दरमियान में बहुत कम रहता है। तो इसको है बाईपोलर डिसऑर्डर यानी BD। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने गौर से ये वीडियो देखी और सुनी। मज़ीद थोड़ा सा इसका ख़ुलासा बयान करूं कि साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स में दो किस्म के प्रॉब्लम्स है, यानी साइकाट्रिक इश्यूज़ जिसको हम कहते हैं। तो एक है साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स, एक है बिहेवियरल प्रॉब्लम। साइकाट्रिक में फिर मेजर साइकाट्रिक प्रॉब्लम, माइनर साइकाट्रिक प्रॉब्लम, और दूसरा है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो मेजर में फिर दो हैं, शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेसिव साइकोसिस और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसको हम पागलपन कहते हैं।
और दूसरा माइनर जो है उसमें 3 किस्म के होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिप्रेशन में अच्छा, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना उसको चूँकि वो माजी पे ध्यान देते हैं, जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो वो छोटी बात पे वो रोना शुरू कर देते हैं। या मिसाल के तौर पर कोई मतलब जनाजा जा रहा है, मैयत को देखे ना, तो उनके जहन में उनका कोई कोई मरा हो ना, कोई भाई मरा हो, वालिद फौत हुआ हो, वालिदा फौत हुई हो, तो उनको वो याद आए और रोना शुरू कर देता है। तो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करता है जहाँ पे कोई मतलब किसी गम की सिचुएशन है, परेशानी की सिचुएशन है, तो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर देता है और वही फीलिंग्स खुद महसूस करना लगता है और रोने लगता है। तो पर्सनालिटी में पे हमने हिस्टेरिया, ऑब्सेशन और पैरानॉइड, एडिक्शन वगैरह पढ़े। और लाइफ पैटर्न में जिसको हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसमें हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर CD, ऑब्सेशनल डेफिसिट डिसऑर्डर ODD और बाइपोलर डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं। अच्छा, हम अब जाएंगे लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, कि किस तरह इन इश्यूज़ को मैनेज करना है। तो हमें जो है ना, जिसको भी ये मतलब साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं या वो फेस कर रहा है, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, हमारे बच्चे हों या हम खुद हों, तो इस मर्ज़ को हमें जिस तरह फ़िज़िकल एक बीमारी होती है ना, जिस तरह हाथ में कोई मसला है, कोई दाना निकल आया है, कोई मलेरिया है वगैरह वगैरह, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी शर्म वाली बात नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। दूसरा जो है, हम अपनी हैबिट चेंज करने से भी वो बहुत सारे इन साइकाट्रिक बीमारियों से, साइकाट्रिक इश्यूज से हम बच सकते हैं। हमारे हैबिट ब्रेन जो है वो 95% होता है और कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो 5% होता है। तो हैबिट ब्रेन जो हमारे जहन में जो हैबिट्स पड़े हैं, मतलब हम जिस टाइम उठते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी है और वो सुबह 10 बजे उठता है, तो उसका हैबिट ब्रेन 95% है, तो उस पर वो चीज़ हावी हुआ होता है। अगर वो चाहे कि मैं इस आदत को बदलना चाहता हूँ, तो वो जहन में कहेगा कि मैं सुबह अजान होते ही, फजर की अजान होते ही मैं उठूँगा। फजर की अजान हो जाती है, वो आँख भी खुलवा देता है, लेकिन फिर कहते हैं चलो कल से शुरू करेंगे और आज नहीं करेंगे। तो ये 95% हैबिट ब्रेन इस पे हावी होना चाहता है। लेकिन अगर इसकी मुखालिफ वो कॉन्शियस ब्रेन जो 5% है उसको यूज़ करे और वो मुसम्मम इरादा करे कि नहीं मैंने आज उठना है, तो इस तरह रोज़ाना करने से वो हैबिट बदल जाती है। अच्छा, मैंने एक साइकाट्रिस्ट से सुना है कि इसका मिसाल इस तरह है, इस तरह एक पाइप है, इसमें हमने बाल दिए हैं जो इस तरफ से इस तरफ आसानी से अगर दबाया जाए तो इस तरह, दबाया जाए तो इस तरह निकलते हैं, इस तरफ से दबाया जाए तो इस तरह। तो ये अच्छी आदत है। जिस तरह एक और बाल रख दो, जो टेनिस बॉल है इसमें एक और रख दो तो इधर से एक निकल जाता है, दूसरा टेनिस बॉल रख दो तो इधर से एक निकल जाता है। तो इसी तरह ये बुरी आदतें निकल जाती है, अच्छी आदतें आ जाती हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी चाहती है। इसको ज़रूरी होता है कि कंटिन्यू हो। बाज़ औक़ात हमें शौक़ होता है कि हम वर्जिश करें, लेकिन 90% जो हमारा हैबिट ब्रेन है वो हमें करने नहीं देता। अगर हम 5% कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करें और हम शुरू भी करें, तो अगली दफ़ा फिर वो 95% हमें कहता है चलो आराम करो, कल से शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बार बार अगर हम कॉन्शियस ब्रेन 5% को यूज़ करते हैं, तो ये 95% जो ये खुद ब खुद 5% 95% में चेंज ले आता है और ये 95% में खुद ही जम हो जाता है, और ये जो नेगेटिव बिहेवियर है इसको ख़त्म करके इसकी बजाय वो पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एडुफिल में आने का और ये वीडियो देखने का। उम्मीद है फिर अगली दफ़ा अगली नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, तो बराए मेहरबानी आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।